नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान आया है। सीएम त्रिवेंद्र ने दिल्ली की तुलना चीन से करते हुए कहा है कि जिस तरह से एक समय में चीन से सारी दुनिया में कोरोना वायरस फैला, उसी तरह इस समय में दिल्ली से हर तरफ कोरोना फैल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने दिल्ली आने जाने वालों से खास सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, और विशेषकर दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं, दिल्ली इस समय जैसे चाइना से कोरोना वायरस दुनिया में गया, ऐसे ही दिल्ली से आज कोरोना पेशेंट, कोरोना वायरस आज उत्तराखंड की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दिल्ली में जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, और इसलिए मैं जो दिल्ली में से जो लोग उत्तराखंड आ रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं, और उत्तराखंड से जो लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप पूर्ण सावधानी के साथ ही अपना प्रवास वहां करें, और जो प्रवास पर उत्तराखंड आ रहे हैं वो भी पूरी सावधानी बरतें, कहीं वो संक्रमित तो नहीं है। उत्तराखंड में 2014 में कांग्रेस सरकार के दौरान जारी किए गए एक सर्कुलर पर घमासान छुड़ गया। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यह नियम बनाया था कि दूसरे धर्म में शादी करने वाले दंपति को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब टिहरी जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है। प्रेस नोट में अंतर धार्मिक विवाह दंपति को 50,000 रुपए प्रदान किए जाने की बात लिखी। इस प्रेस नोट के सामने आने के बाद पूरे राज्य में विवाद है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस सरकार दूसरे धर्म में शादी को बढ़ावा देना चाहती थी। वो जिस मामले पर इतना हंगामा हो रहा है उस पर टिहरी के जिलाधिकारी का कहना है कि मामला भी ऑफिशियली मेरे संज्ञान में नहीं है। इसमें देखा जाएगा, यदि कहीं पर कोई नियम है या फिर उसकी अवहेलना की गई है तो आगे कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिला के एक प्रेस नोट का जिक्र हो रहा है जिसमें कि शादी में 50,000 रुपए की आर्थिक मदद का जिक्र होता है अगर आप किसी और रिलीजन में शादी करते हैं। अभी प्रेस नोट देखिए अचानक से सुर्खियों में आया है, और ऑफिसर्स का समाज कल्याण अधिकारी उनकी तरफ से यहाँ पर एक स्टेटमेंट ये आ रहा है कि इस बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। रिटर्न में ऐसा आता है तो उसमें क्या कार्रवाई है ये तो अब नियम देखना पड़ेगा कि नियमानुसार है या नहीं है, तो उसी हिसाब से कोई भी कार्रवाई होगी। अगर नियमानुसार होगा तो कार्रवाई का फिर गुंजाइश नहीं रहती हमारे स्तर से। अगर नियमों की कोई किसी प्रकार से किसी भी चीज़ में अवहेलना है तब जरूर कार्रवाई की जा सकती है। समाज कल्याण अधिकारी के पुराने आदेश जारी होने पर बीजेपी की सफाई आई। प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने ट्वीट कर कहा है कि समाज कल्याण विभाग के अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा राशि देना एक पुराने आदेश है जिस पर कई टिप्पणियां आ रही हैं। उसका सरकार ने संज्ञान लिया है, उसे ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। और इस प्रेस नोट पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने इस मामले पर ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसा और लिखा, पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून और देवभूमि उत्तराखंड में प्रोत्साहन, भाजपा का दोगला चरित्र दिखता है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि प्रमोद कृष्णम के बयान पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अंतरधार्मिक विवाह में कुछ भी गलत नहीं है। देश का संविधान इसकी इजाजत देता है। ऐसे में कोई राज्य सरकार इसमें किसी तरह की रोक टोक नहीं कर सकती। अंतरधार्मिक विवाह पर प्रोत्साहन राशि देनी है या नहीं, ये सरकार को तय करना है। ने कांग्रेस की तरफ से नहीं कहा होगा, प्रमोद कृष्णन जी ने कोई बयान दे दिया होगा तो उस पर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह है, ये हमारे संविधान में हमें स्वतंत्रता है जो कोई नहीं छीन सकता। लव जिहाद पर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सख्त हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई छल प्रपंच करके शादी करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नाम चिन्ह बदलकर शादी करने वालों पर कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा है कि राज्य में इसके लिए पहले से ही कानून बना हुआ है। राज्य सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी। उत्तराखंड सरकार पहले ही धर्म स्वातंत्र्य विधेयक ला चुकी है, और जो लोग छद्म तरीके से कई बार नाम बदल देते हैं, कई बार हाथों में या अपने गले में या तमाम तरह के चिन्ह बदल कर रहते हैं, प्रतीकात्मक चिन्ह बदल कर रहते हैं, और
एक तरह से छल करके और शादियां कर लेते हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ कानून बन चुका है, कुछ लोगों पर उसके अंतर्गत कार्रवाई भी हुई है, और इसलिए कोई भी अगर इस तरह से छल प्रपंच करके और शादी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इस पर राज्य सरकार सख्ती से कदम उठाएगी। तो छल प्रपंच करके कोई शादी करता है तो सख्त कार्रवाई होगी, ये तो एक बात हुई। लेकिन उससे पहले जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे, एक प्रेस नोट का, दीपांकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, सबसे पहले प्रेस नोट की कंट्रोवर्सी समझाइएगा, और जिस तरह के स्टेटमेंट्स हम दिखा रहे हैं तो उस हिसाब से तो जो अभी का माहौल है फिर वो कुछ अलग है। हाँ बिल्कुल जीनत, ये टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी ने प्रेस नोट जारी करके ये बात कही कि सब एक जो स्कीम की, जो बात कही गई थी साल 2014 में 1976 के एक्ट में संशोधन किया गया था कि अगर आप अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह करते हैं तो आपको 10,000 की जगह 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये विजय बहुगुणा सरकार के वक्त ये गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया। पिछले 2-3 साल में जो कुछ उसमें नहीं हुआ, समाज कल्याण अधिकारी को लगा कि इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और ये बात आगे आनी चाहिए और इसमें बढ़ावा इसको दिया जाए। यही बात अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। जो बात आपने सुनी कि बीजेपी, एक तरफ मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं होना चाहिए, लव जिहाद अगर कोई करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ अंतर धार्मिक विवाह पर 50,000 की प्रोत्साहन राशि देने की बात समाज कल्याण अधिकारी कर रहे हैं। यानी एक गवर्नमेंट और उसका शासन दूसरी बातें कर रहा है। एक तो इसमें बीजेपी के सामने एक सवाल है जो प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं। दूसरी बात यह कि कांग्रेस के वक्त पर यह गवर्नमेंट ऑर्डर आता है कि अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह अगर आप करेंगे तो आपको 10,000 की जगह 50,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि जो विवाह करना है, अंतर धार्मिक अगर विवाह होता है तो यह संविधान की इसकी परमिशन देता है, लेकिन प्रोत्साहन राशि देनी है या नहीं देनी ये सरकार तय करे। यानी कांग्रेस भी यहां पर अब कुछ बचती हुई नजर आ रही है। वो खुलकर नहीं बोलना चाहती और जानती है कि ये जो अंतर धार्मिक विवाह का मसला है ये बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है और इसमें अब कांग्रेस बच के बोल रही है जीनत। पर बीजेपी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं, मीडिया प्रभारी हैं देवेंद्र भसीन, उन्होंने ट्वीट किया है कि सरकार के मामले में ये मामला सरकार के संज्ञान में आया है और इस पर अब आगे कार्रवाई की जाएगी। तो हो सकता है कि सरकार अंतर धार्मिक विवाह की प्रोत्साहन राशि वाले फैक्ट को आने वाले दिनों में खत्म कर दे, क्योंकि एक तरफ आप अगर ये कहते हैं कि लव जिहाद गलत है तो दूसरे अंतर धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना, कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी को घेर सकती है जीनत। बिल्कुल, लेकिन इस बात का दोनों के पास ही जवाब नहीं। ठीक बात है, पैसे देना ना देना सरकार का फैसला है, लेकिन जब लव जिहाद को लेकर अभी हम सख्ती की बात करें तो उस लिहाज में आप दोनों चीजें साथ लेकर नहीं चल सकते दीपांकर, और शायद इसी वजह से आप एकदम स्ट्रिक्ट फैसला भी नहीं ले रहे और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, और दोनों ही पार्टियों की स्थिति है। बिल्कुल जीनत, क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है और धर्म और राजनीति का एक गहरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। और 2022 में चुनाव हो रहे हैं और प्रमोद कृष्णन का जिस तरीके से बयान आया है कि पूरे देश में बाकी जगहों पर लव जिहाद के खिलाफ बीजेपी का स्टैंड दूसरा है और उत्तराखंड में इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यानी जो आप अंतर धार्मिक विवाह की बात कर रहे हैं, तो जो बात आप कह रही है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हाँ, दोनों के लिए एक इस समय ऐसी स्थिति है कि इस पर क्या बोले और क्या ना बोले। और अब उम्मीद इस बात की है कि सरकार अंतर धार्मिक विवाह वाली बात को कहीं ना कहीं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि इसमें चेंज कर सकती है। अंतर जातीय विवाह में आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी, लेकिन अंतर धार्मिक विवाह में प्रोत्साहन राशि वाला फैक्ट आने वाले दिनों में खत्म किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस इसमें खुलकर कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि कांग्रेस में फिर आरोप लगेगा कि कांग्रेस तुष्टीकरण करना चाहती थी, इसलिए विजय बहुगुणा की सरकार ने, उस समय कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया। इसलिए कांग्रेस का कहना है कि पैसा देना है या नहीं देना ये सरकार तय करे। ठीक, ये तो आपने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। अब एक और चीज, लव जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार क्या तैयारियां कर रहे हैं दीपांकर? मुख्यमंत्री का यह कहना है कि धर्म स्वातंत्र विधेयक जो उत्तराखंड में अभी एग्जिस्ट करता है उसका लॉ उत्तराखंड में है। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि अगर कोई भी छिप के, छल करके, प्रपंच करके, अपनी पहचान बदल के, वो किसी भी धर्म का हो, अगर इस तरीके से शादी करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको सजा दी जाएगी। और लव जिहाद को किसी भी तरीके से उत्तराखंड में भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिस तरह की बाकी राज्यों से आती, खासतौर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो लव जिहाद को लेकर खासी बातें सामने आती है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया कि लव जिहाद को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जीनत, बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, काफी बारीकी से आपने दोनों ही खबर को बताया। लव जिहाद बर्दाश्त नहीं, और जो प्रेस नोट आया है उस पर अभी बहुत मंथन होना बाकी है। कुंभ को लेकर अखाड़ा परिषद की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें तमाम अखाड़ों से जुड़े संत कुंभ को लेकर तैयारियों और कोविड के मद्देनजर आगे की परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कुंभ के दौरान शाही स्नान को लेकर कोई फैसला हो सकता है।
1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार उत्तराखंड के अगले डीजीपी होंगे। मौजूदा डीजीपी अनिल रतूड़ी 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उनके स्थान पर अशोक कुमार जो है पदभार ग्रहण करेंगे। अशोक कुमार का कहना है कि उनकी प्राथमिकता होगी प्रदेश में अमन शांति कायम रहे। नए डीजीपी ने कहा है कि उनका मकसद होगा कि बदमाशों में पुलिस का खौफ और जनता अपने आप को सेफ महसूस करे। हमारा एक ही टारगेट रहेगा, सेंट्रल टारगेट जिसे मैं कहूँगा, सेंट्रल मोटो फॉर ऑल पुलिस मैन इन उत्तराखंड, कि हम ऐसी पुलिस क्रिएट करें, ऐसी पुलिस व्यवस्था क्रिएट करें जिससे बदमाश खौफ खाएं, बदमाशों में जिसका डर हो, ठीक है, माफिया में जिसका डर हो, और आम आदमी जिसको देख के खुशी महसूस करे कि पुलिस आ गई है, मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ और अब मुझे किसी का डर नहीं। उधर रुद्रपुर में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है, जिससे अब किसान 3 लाख का लोन 0% ब्याज पर ले सकेगा। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। तो 0% पर लोन दिया जाएगा। अमाउंट है 3 लाख तक रुपए। किसान कल्याण योजना जिसकी सीएम ने शुरुआत की है, अब 3 लाख रुपए का लोन जो है किसान 0% पे ले सकते हैं। और इस हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किसान पलायन ना करे, लोग पलायन ना करें। और प्रदेश में आप देखते हैं कि कई स्पेसिफिक चीज़ों की पैदावार जो है वो होती है, तो उस लिहाज से कृषि को भी बूस्ट मिलेगा, आत्मनिर्भर भी होंगे लोग, वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसी वजह से सीएम ने किसान कल्याण योजना की शुरुआत की है, जिसमें ये महत्वपूर्ण जानकारी भी है आपके लिए कि 0% पे आपको 3 लाख तक का लोन दिया जाएगा। आप उसके जरिए कुछ स्टार्टअप भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा बिजनेस का भी अगर माइंडसेट है आपका उस तरह से। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ठीक है, 0% पे 3 लाख तक का लोन मिलेगा, क्राइटेरिया क्या तय किया गया है? देखिए, ये किसानों के लिए लोन तय किया गया है जिन किसानों का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। उन्होंने पहले लोन लिए हैं, जो पहले केसीसी के लोन होते, केसीसी के जरिए मिलते थे, अगर उनको सही से चुकता किया गया है और उनका बैंक रिकॉर्ड ठीक है, तो फिर ऐसे किसानों को ब्याज रहित लोन दिया जाएगा, यानी ब्याज नहीं लिया जाएगा, कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, और 3 लाख तक का ऋण उन लोगों को दिया जाएगा। लेकिन शैलेंद्र, क्या ये फिर टफ सिचुएशन नहीं है ये कि जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो, अगर कोई शुरू करना चाहे, कोई सोचे कि ठीक है स्टार्ट करे, तो फिर क्या वहां पर उसके लिए नहीं है ये? देखिए, बिल्कुल उनके लिए भी है, लेकिन जो लोग बैंक डिफॉल्टर्स होते हैं ये उनके लिए नहीं है। और ये निश्चित तौर पर ऐसा होता है कि जब भी लोन की कोई प्रक्रिया होती है तो उसमें जो डिफॉल्टर्स होते हैं उनको लोन नहीं दिया जाता, तो वो एक बाध्यता इसमें भी दिखाई गई है। लेकिन बाकी जो भी इसमें आप डॉक्यूमेंटेशन जो भी पूरा करेगा और उसके पास एक जमीन का एक निश्चित रकबा होना चाहिए, उसको ये लोन दिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर यह है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहे, शुरुआत भी कर सकते हैं आप। और अगर कोई किसान जो पहले से खेती करता आ रहा है वो भी अगर लोन लेना चाहे तो ले सकता है, बशर्ते कि उस पर किसी तरह का बकाया ना हो, कोई रिकॉर्ड उसका खराब ना हो पिछला। और हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज अमूल का 1 गिलास दूध। स्वस्थ रहिए, मजबूत रहिए। उत्तराखंड वन विभाग से बड़ी खबर आ रही है। पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार के 32 मामलों में हुई जांच के आदेश हुए हैं। कुछ शासन से तो कुछ वन मुख्यालय से आदेश हुए हैं। सिर्फ एक मामले को छोड़ आज तक अंजाम पर कोई जांच नहीं पहुंची। सिर्फ चंपावत डीएफओ पर छिलका गुलिया मामले में एक्शन हो पाया है। शेष वाइल्ड लाइफ तस्करी, करप्शन के मामलों की जांच अभी पेंडिंग है। करप्शन की शिकायतें 1000 से अधिक संख्या में पेंडिंग है। सुनील हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, 5 साल में 32 मामलों की जांच, स्पीड तो लगता है कि शायद कभी जांच पूरी किसी मामले की हो ही नहीं पाएगी अगर यही रहा तो। बिल्कुल जीनत, ये बेहद गंभीर विषय है और जो 32 मामले लंबित भी हैं वो बेहद सेंसिटिव मामले हैं। चाहे उसमें कॉर्बेट का 2015 का मामला हो, जब वहां पर 5 टाइगर की खालें एसटीएफ ने बरामद की थी। इसमें तमाम अधिकारी उसमें चिन्हित हुए थे, लेकिन आज तक उन पर एक्शन नहीं हुआ, यानी कि उनकी जांच ही आज तक फाइनल नहीं हो पाई। 2018 में राजाजी टाइगर रिजर्व में गुलदार और टाइगर की खालें मिली थी, उस पर आज तक कई जांचें उस पर बैठ चुकी हैं। करीब दर्जन भर अधिकारी, जांच अधिकारी बदल दिए गए, लेकिन आज तक वो जांच अंजाम पर नहीं पहुंची। केवल 2017 का एक मामला था डीएफओ चंपावत का,
जो वहां पर तैनात थे, छिलका और गुलिया की तस्करी में उन पर करप्शन के बड़े आरोप लगे थे। संजीव चतुर्वेदी जो IFS है, उन्होंने इसकी जांच की थी। इस मामले में भी कार्रवाई होते होते पूरे 3 साल लग गए और जनवरी 2020 में उनको सस्पेंड करके अटैच कर दिया गया। इसके अलावा 32 मामलों में जो बेहद गंभीर मामले हैं, आज भी जांचें विभिन्न स्तर पर लंबित हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जी एक बहुत छोटा सा सवाल और सुनील, वो ये कि आप इसे जानबूझकर पेंडिंग रखें, 60 गांठ से पेंडिंग रखें और जब इलेक्शन आते हैं तब आप इनको इनकैश करने की कोशिश करें, फिर आप भ्रष्टाचार की बातें करें। बिल्कुल जीनत, और ये सिर्फ जांच की ही ये वो सब्जेक्ट है, 32 मामले जो शासन स्तर पे या विभागीय स्तर पे जिनकी जांचें खुद शुरू की गई। इसके अलावा अगर हम शिकायतों की बात करें, जो लोगों ने कंप्लेंट की हैं विभिन्न तौर पे करप्शन की, पोचिंग की, वो करीब 1,500 से अधिक ऐसे मामले हैं जो आज भी फॉरेस्ट डिवीजन में अलग अलग स्तर पे लंबित पड़े हुए हैं। और ये एक बड़ा सवाल या निशान भी है। जब सरकार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की बात करती हो, उस दौर में, खासकर उस कार्यकाल में अगर इतनी जांचें लंबित है, सालों से लंबित है, तो अपने आप में एक बेहद गंभीर विषय है जिस पर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। और सवाल होने भी चाहिए, जीरो टॉलरेंस फिर कैसा, अगर आप इतनी स्लो या कहें कि ना के बराबर जांच करेंगे तो। टिहरी डैम विस्थापित लोगों ने पानी के बिल को लेकर जल संस्थान पर मनमानी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर की है। टिहरी डैम विस्थापितों का कहना है कि हनुमंतराव कमेटी और मार्च 2019 में कैबिनेट के निर्णय के बाद टिहरी डैम विस्थापितों के पानी के पुराने बिल माफ किए जाने का निर्णय लिया गया और अभी तक मामला शासन में लंबित है, लेकिन जल संस्थान द्वारा पानी के भारी भरकम बिल थमाए जा रहे हैं। जल संस्थान का कहना है कि उनके पास विस्थापितों का आंकड़ा नहीं है, उनके द्वारा विस्थापितों से अपने कागज विभाग में जमा करने को कहा गया है। तो मेरे को लगता है ये अपनी मर्जी से बिल भेजे जा रहे हैं, अपनी मर्जी से कागजों में जमा करें। भाई शासन स्तर में मामला लटका हुआ है, शासन में लंबित है, शासन जो तय करेगा वो लागू होगा। आप अपनी मर्जी से क्यों बिल दे रहे हो, लोगों को प्रचारित कर रहे हो। मार्च 19 में एक शासनादेश निर्गत हुआ है, तो उस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात से जो है किसी भी उसको विस्थापित को कोई नोटिस नहीं प्रेषित किया गया है हमारे द्वारा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि कितने बांध विस्थापित लोग यहाँ पे निवासरत हैं। कोरोना काल की वजह से सिविल अस्पताल रुड़की में ब्लड का संकट छाने लगा है। पिछले लंबे समय से अस्पताल में रक्तदान के लिए शिविर नहीं लग पाए, काफी दिक्कतें हो रही है लोगों को। CMS का कहना है कि ब्लड बैंक के 300 यूनिट रखने की क्षमता है, जल्द रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। ब्लड की कैपेसिटी है और अभी ब्लड, क्योंकि कोविड की वजह से कैंप्स काफ़ी कम लग रहे हैं और इसमें काफ़ी हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई बार ब्लड काफ़ी कम हो जाता है। और हमें अल्मोड़ा का मल्ला महल और रानी महल ऐतिहासिक हैं। चंद राजाओं, अंग्रेजों और आजाद भारत में प्रशासनिक व्यवस्था इसी महल से संचालित हुई, लेकिन जल्द ही ये पर्यटकों के लिए खुलने जा रहे हैं। मल्ला महल और रानी महल 15वीं शताब्दी से चंद वंशीय राजाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल की सत्ता चलाई। अंग्रेजों ने भी इस महल में अपनी कमिश्नर स्थापित की। आजाद भारत में भी अभी तक यहीं से प्रशासनिक व्यवस्था चलती रही, लेकिन अब ये सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ने को मिलेगा। मल्ला महल और रानी महल को हेरिटेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। मल्ला महल चंद राजाओं के द्वारा बसाया गया ये महल है। यहाँ चंद राजाओं के ज़माने से शासन व्यवस्था चला करती थी पूरे कुमाऊं और गढ़वाल की, और उसके बाद यहाँ अंग्रेजों का भी बहुत लंबे समय तक मुख्यालय रहा है। अंग्रेज कमिश्नर यहीं से पूरी कुमाऊं की व्यवस्थाओं को देखा करते थे। कई सदियों तक प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र रहा मल्ला महल और रानी महल से विभागों का स्यालीधार में शिफ्ट करना शुरू हो गया है। जल्द ही पूरी प्रशासनिक व्यवस्था अब स्यालीधार नए कलेक्ट्रेट भवन से चलेगी। मल्ला महल में जो हमारा कलेक्ट्रेट का जो कार्य यहाँ पे नई कलेक्ट्रेट का था वो लगभग पूर्ण हो गया है और इसमें हमारे कुछ हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स को हमने पुश शिफ्ट भी करना शुरू किया है। इसमें हमारे सर्वप्रथम हमने मालखाना, हमारा APO ऑफिस, इनको हम लोगों ने शिफ्ट करने की कोशिश की गई है। ऐतिहासिक मल्ला और रानी महल को कुमाऊं की सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को महलों का इतिहास जानने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र सतपुली में एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल चल रहा है और इस फेस्टिवल के तीसरे दिन यानी आज नेशनल पैराग्लाइडिंग कंपटीशन जारी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए।